ऋषि जब अस्पताल पहुंचा तो फूल की हालत इतनी गंभीर थी कि वह खुद भी कांप उठा। रिसेप्शन पर डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि वह बिना रिश्तेदार या घर के किसी आदमी के बताए वह किसी मरीज को एडमिट नहीं कर सकते। ऋषि बेचैन होकर कहता है कि पहले इसको भर्ती कीजिए, यह इमरजेंसी है। लेकिन डॉक्टर ने कहा, आप कौन हैं, इसके घर वाले कहाँ हैं? ऋषि मजबूरी में बोल पड़ा कि इसके घर वाले कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो इसे जानता हूँ। डॉक्टर और नर्सों ने जब कागज भरने की बात की तो वह वहाँ मौजूद कुछ लोग डरकर अपना नाम और नंबर लिखने से बचने लगे। उन्होंने कहा कि हम सब बस साथ आ गए थे, अपना पता क्यों दे। डॉक्टर ने गुस्से में उन्हें डांट दिया, अगर आप लोग मदद करने आए हैं या तमाशा देखने। इतना सुनते ही वे लोग वहां से निकलने लगे। तभी ऋषि लौट आया और खुद फॉर्म भरना शुरू कर दिया। बिना हिचकिचाहट उसने रिश्ते वाले कॉलम में लिखा पति। डॉक्टर ने दोबारा चेताया कि ये पुलिस केस बन सकता है, सोच लीजिए। ऋषि ने ठोस आवाज़ में कहा, जब मुझे ये सब पता है, आप बस इलाज शुरू कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी होगी। डॉक्टर अब भी कठोर थे, बोले कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, अगर ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तभी एक डॉक्टरनी और नर्स आ गई और बोली कि मरीज की हालत बेहद नाजुक है, अभी ये सिर्फ टेस्ट होंगे, ऑपरेशन तुरंत संभव नहीं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। और ये सब सुनकर ऋषि का दिल धक धक करने लगा। उसके दिमाग में यही ख्याल था कि अगर फूल को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। लड़की ने तो हमेशा उसका भला ही चाहा था, उसने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा और उसने बदले में उसे दुख और तकलीफ ही दी। पछतावे के साए में डूबा हुआ ऋषि डॉक्टरों से सिर्फ इतना कह पाया, जो भी करना है कीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर घर पर अनिरुद्ध आराम से बैठा था, लेकिन उसका मन का सुकून उड़ चुका था। वह फूल के बारे में ही सोचता रहा। याद आया कि जब उसने फूल से पूछा था, उसने कहा था कि वह सिमल बोली से है। उसी वक्त सोचना चाहिए था कि शायद वह छन्ना की बेटी है, लेकिन उसे गहराई में जाकर और कुछ पूछा ही नहीं। अब यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगा। उसे अपना पुराना अपराध भी याद आया, जब फूल प्रेग्नेंट थी और वह सब जानकर भी मुंह फेर कर चला गया था। उन यादों ने उसके दिल और दिमाग को हिला दिया। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे लगा जैसे दिमाग सुन्न हो गया है। तभी कमरे में दस्तक हुई। जेठू अंदर आए और पूछा कि सब ठीक है। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए। बस पर वह चुप ही रहा। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। इतने में अर्शी वहाँ आ पहुंची। उसकी बातें और सवाल अनिरुद्ध का सिर चकरा देने लगे। उसने ताना मारा, तुमने जनक की ही याद आती रहती है ना, उसी के बारे में सोचते रहते हो और किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम उसे आज तक क्यों नहीं भूल पाए? अर्शी के मन में जनक को लेकर इतनी गलतफहमी भरी हुई थी कि वह उसकी कोई भी छवि सहन नहीं कर पा रही थी। अनिरुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, पर मन में उथल पुथल बढ़ती गई। दूसरी ओर मुखिया जी जब भी बात करते तो हर वाक्य में फूल का नाम आता। घर के बाकी लोग इससे नाराज़ हो जाते। वे कहते कि आप हर वक्त उसी लड़की की चर्चा क्यों करते हैं। तब अदिति गुस्से में बोली, आपको पता भी है पिताजी ने कितनी मदद की थी, अगर वो ना होते तो ऋषि को बचाना मुश्किल था। मुखिया जी ने शांत स्वर में कहा, यह सबूत कहाँ है कि फूल अपने मन से वहाँ गई थी। अगर उसने कुछ गलत कहा होता तो आज ऋषि हमारे सामने जिंदा ना होता। उनके शब्दों ने माहौल और भी गर्म कर दिया। अदिति हट पकड़कर खड़ी हो गई। मुखिया जी के हर तर्क को जवाब देती रही, आप लोग हर समय फूल का ही नाम क्यों लेते हैं? वह इस घर के लिए ही क्या? उसकी बातों ने घर को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ तो उसकी बात सही लगी और कुछ ने उसे गलत ठहराया। सच तो यह था कि जब से फूल ने इस घर की ओर कदम बढ़ाया, तभी से यह हर जगह उसी की चर्चा होने लगी। हर किसी के मन में बस उसकी ही छवि आ गई थी। पुतुल ने अदिति को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, आप लोग क्यों उसके बारे में गलत बोलते हैं? उसने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई मत कीजिए। पुतुल की यह बात सुनकर मुखिया जी के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि अनुज जी ने भला किया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि फूल की नियत पर शक किया जाए। इसके विपरीत ऋषि का इस तरह से सामने होना की साबित करता है कि फूल ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अदिति को यह सब सुनकर भी गुस्सा आया। उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि फूल का नाम आते ही घर के लोग खड़े हो जाते थे, उसकी चर्चा होने लगती थी और मानो उसके अपने अस्तित्व की कोई कीमत ही नहीं बची हो। झुलझुलाकर वह वहाँ से जाने लगी। लेकिन पुतुल ने आखिर बार कह दिया कि ये फूल के बिना आज उनका परिवार इस हालत में भी नहीं होता।
हालात में भी नहीं होता। इस तरह एक तरफ अस्पताल में फूल जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, इसके लिए ऋषि उसके लिए पति की जिम्मेदारी उठाकर हर कदम पर खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ घर में फूल का नाम सुनकर ही रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच रहे थे। कोई उसे फरिश्ता मान रहा था तो कोई मुसीबत। पर सच्चाई यह थी कि फूल के बिना किसी की सांस भी चैन से नहीं चल रही थी। परिवार के भीतर माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। हर चर्चा फूल के इर्द गिर्द घूम रही थी। पुतुल ने एक बार फिर से सबके सामने कहा कि अगर वह लड़की ना होती तो आज पिताजी हमारे बीच दिखाई न देते, लेकिन घर के बाकी लोग उसकी बातों को दबाने लगते हैं। पुतुल को गुस्सा आ गया और उसने साफ कहा कि जब भी कोई फूल के बारे में अच्छा बोलता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई बुरा बोले तो आप लोग चुप रहते हैं। मतलब घर के अंदर ऐसा झमेला था जिसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। सबके दिमाग में बस यही था कि किसी तरह ऋषि और अदिति की शादी हो जाए, लेकिन किस्मत मानो कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर ऋषि अस्पताल में बैठा हुआ परेशान था। बार बार उसे ख्याल आता कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसका दिमाग काम करना ही बंद कर रहा था। तभी घर पर अदिति ने पूछा कि ऋषि कहाँ है। कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन ऋषि ने कॉल नहीं उठाया। बार बार घंटी बजती रही और हर बार कॉल काट देता। अदिति बेचैन हो उठी, सोचने लगी कि आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। काफ़ी देर बाद ऋषि ने फ़ोन मिलाया। अदिति ने गुस्से में पूछा, इतनी देर क्यों लगाई, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। ऋषि ने भारी आवाज़ में कहा, मैं अस्पताल में हूँ। यह सुनकर अदिति चौंक गई। अस्पताल, वहाँ क्या कर रहे हो। तभी मुखिया जी ने भी चौंक कर कान खड़े किए और जब ऋषि ने फूल का नाम लिया, अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा, हर वक्त इस घर में उस लड़की का नाम क्यों लिया जाता है। उसका एक्सीडेंट हुआ है तो और तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ऋषि ने सच कबूलते हुए कहा, उसका एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हो गया है। अदिति ने ताने में पूछा तो क्या वो खुद भागकर तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई थी या जानबूझकर कूदी थी। ऋषि ने समझाया नहीं, ये सब अचानक हुआ। मैं रास्ते से आ रहा था, वो जा रही थी, एक पल में हादसा हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अदिति मानने को तैयार नहीं थी। उसने सिर्फ एक आरोप लगाया, तुम्हारे लिए हमेशा वही लड़की क्यों मायने रखती है। तो वो इस घर का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और तुम लोग भी उसे छोड़ नहीं पाओगे। ऋषि का धैर्य टूट गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अदिति तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। ये एक हादसा था, मेरी गलती नहीं। लेकिन अदिति अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि फूल ने किसी न किसी चाल से इस घर में कदम रखा है और अब वो कभी नहीं जाएगी। ऋषि को उसकी बातें चुप गई। वह बार बार कहता रहा कि ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन अदिति की कठोरता ने उसे भीतर से तोड़ दिया। आखिरकार अदिति ने हार मानते हुए कहा कि वह किस अस्पताल में है। ऋषि ने नाम बता दिया। अब अदिति को पक्का यकीन हो गया था कि ये फूल और इस घर का रिश्ता स्थायी हो चुका है। चाहे जो हो, अब फूल का नाम हमेशा इस घर में गूंजता रहेगा। इधर अस्पताल में हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऋषि ने पहले ही फॉर्म भर दिया था और रिश्ते वाले कॉलम में पति लिख दिया था। जब मुखिया जी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यही खबर मिली। वह देख हैरान हुए, लेकिन मन ही मन उन्हें तसल्ली भी हुई। आखिरकार ऋषि ने फूल को पत्नी का दर्जा दे ही दिया। उन्होंने खुद कहा, जब भाग्य में तुम्हें उसका भागीदार बनाया है तो और नाम लिखने में क्या दिक्कत लिख दो कि तुम उसके पति हो। ऋषि ने बिना हिचकिचाते हुए उस कॉलम में अपना नाम डाला और दस्तखत कर दिए। डॉक्टरों ने प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसी को पता नहीं था कि फूल की हालत सुधरेगी या बिगड़ेगी, पर एक बात साफ थी, अब रिश्ते की डोर खुलकर सबके सामने आ चुकी थी। फूल को जो पहचान अब तक छिपा कर रखी गई थी, वही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। घर पर यह खबर पहुंचते ही हलचल मच गई। अदिति ने साफ कहा कि उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसकी नज़र में अब फूल और ऋषि का रिश्ता सब पर हावी हो चुका है। वह समझ चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, फूल अब इस घर से अलग नहीं होगी। परिवार के बाकी लोग भी इस कश्मकश में थे कि क्या सच में उनकी सोच गलत थी और या वक्त ने उनके सामने ऐसी सच्चाई रख दी थी जिससे भागना नामुमकिन था। ऋषि के मन में लगातार सवाल घूम रहे थे। अदिति के कठोर शब्दों ने उसे भीतर से हिला दिया था। क्या सच में वह फूल की वजह से सबको खो देगा। क्या उसका परिवार हमेशा उस पर शक करता रहेगा, या और क्या फूल की ये कीमत चुकाना उसकी तकदीर में लिखा है। अस्पताल में खामोशी गहरी होती जा रही थी। नर्सें फुर्ती से इलाज में लगी थी और डॉक्टर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। ऋषि हर पल फूल के पास रहना चाहता था। उसे देखकर बार बार यही महसूस होता
कि उस इस हादसे ने दोनों की ज़िंदगी की दिशा बदल दी है। मुखिया जी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत कर बेटा, जो होना है वही होगा, तूने सही किया। भाग्य से जो रिश्ता बना है उसे मान लेना ही अच्छा है। ऋषि की आंखें भर आईं और वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फूल सिर्फ उसके जीवन का हिस्सा नहीं रही बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। इस तरह कहानी का दूसरा पड़ाव भी वहीं पहुंचा जहां पहला खत्म हुआ था। फूल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। ऋषि उसका पति बनकर उसके लिए खड़ा था और घर पर रिश्ते टूटे और जुड़ने की जंग चल रही थी। कोई उसे वरदान मान रहा था तो कोई अभिशाप, लेकिन सच यही था कि फूल का नाम हर धड़कन में बसा था और बिना किसी की भी अधूरी कहानी अधूरी थी।